हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। माय नेम इज़ डॉक्टर राहुल और आज बात करेंगे हम लोग लिविंग बर्ड चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है टैक्सोनॉमिकल ऐड। बेटा, जब टैक्सोनॉमिकल ऐड अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और दूसरी भाषा में मैं बोलूँ तो बच्चों को समझ में नहीं आता है। लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअली देखेंगे और इस टैक्सोनॉमिकल ऐड का हम एप्लीकेशन देखेंगे। तो जब हम एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को सीखेंगे तो 100% है कि हमको समझ में आएगा कि है क्या। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस टैक्सोनॉमिकल ऐड की। तो सबसे पहले तो ये समझो भाई, ये टैक्सोनॉमिकल ऐड्स होते क्या हैं। मैंने इसका एक वन शॉट वीडियो बनाया है, उसमें भी इसको डिस्क्राइब किया है, वहाँ थोड़ा सा जल्दी है इसलिए मैं इसका एक डिटेल वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम बहुत अच्छे से इसको समझने वाले हैं। तो भाई टैक्सोनॉमिकल ऐड क्या होते हैं, तो पहले समझ लो, ऐसा कोई भी प्रोसीजर, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन या ऐसी कोई भी टेक्निक, तीन टर्म मेरे बहुत अच्छे से याद रखना। ऐसा कोई भी प्रोसीजर, ऐसी कोई भी टेक्निक, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो प्लांट या एनिमल, दोनों की बात कर लूं या मैं बोलूं पूरे लिविंग बर्ड को आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करने में काम आती है, उसको बोला जाता है टैक्सोनॉमिकल ऐड। फिर से समझो इस बात को, क्योंकि ये अगर समझ में आ गई तो आगे की बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। ऐसी कोई भी टेक्निक, ऐसा कोई भी प्रोसीजर, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जिससे हम लिविंग वर्ड को आइडेंटिफाई कर पाएं और क्लासिफाई कर पाएं, तो वो टेक्निक, वो प्रोसीजर, वो इंफॉर्मेशन, वो टेक्निक, वो प्रोसीजर, वो इंफॉर्मेशन, तीनों को ही हम मिला के बोल सकते हैं टैक्सोनॉमिकल ऐड। तो इतनी बात तो समझ में आ गई। दूसरी भाषा में मैं बताऊं तुम लोगों को कि यार ये टूल हैं जिनका हम यूज करेंगे आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में। अरे यार, एक सिंपल सी बात है, मैंने तुमसे कहा कि यार तुम्हें अपनी सीलिंग फैन जो है वो अपने रूम पर लगाना है, तो तुम सीलिंग फैन को कैसे लगाओगे? ऑब्वियसली बात है, तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए, कुछ प्लास टाइप का कुछ होना चाहिए, पेचकस टाइप का कुछ होना चाहिए जिससे तुम स्क्रू टाइट कर सको, स्क्रू खोल सको, उसके बाद तो लगाओगे। तुमको लगाना सब आ रहा है, तुम्हें पता है कि सीलिंग फैन कैसे लगाया जाता है, लेकिन अगर वो प्लास और पेचकस नहीं होंगे तो तुम क्या उसको टांग पाओगे? नहीं ना। तो बस सेम यही है, पता सबको है, बनाए हमारे द्वारा ही हैं, लेकिन ये हैं टूल जिनसे हम आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करने वाले हैं लिविंग बर्ड को। तो चलते हैं आपकी एनसीईआरटी की तरफ, और एनसीईआरटी इन टैक्सोनॉमिकल ऐड के बारे में क्या बोलती है या कितने टाइप के टैक्सोनॉमिकल ऐड आप लोगों के सिलेबस में दिए हुए हैं। तो जल्दी से नाम देख लेते हैं। एक टैक्सोनॉमिकल ऐड है हर्बेरियम, इसको हम आगे चल के डिस्क्राइब करने वाले हैं। एक है हमारा बॉटनिकल गार्डन, एक है हमारा जूलॉजिकल पार्क, एक है हमारा म्यूजियम। ये सब, चाहे वो हर्बेरियम हो, चाहे बॉटनिकल गार्डन हो, चाहे जूलॉजिकल पार्क हो, चाहे म्यूजियम हो, ये ऐसे टैक्सोनॉमिकल ऐड हैं जिनमें स्पेसीमेन होगा। अब स्पेसीमेन का मतलब है कि भाई कोई ना कोई पार्ट प्लांट का, एनिमल का या किसी भी लिविंग वर्ड का यहाँ पर हमें देखने मिलेगा और उस पार्ट से या उस पूरे एनिमल की हेल्प से हम उसको आइडेंटिफाई और क्लासिफाई कर पाएंगे। तो ये जो चार हैं हमारे पास, हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क और म्यूजियम, इनमें हमको स्पेसीमेन मिलने वाला है। क्लियर? अगले जो हैं की फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटालॉग, यहाँ पर स्पेसीमेन नहीं होगा। तो जब स्पेसीमेन नहीं होगा मतलब यहाँ पर ना तो हमें कोई ऑर्गेनिज्म मिलेगा, ना किसी ऑर्गेनिज्म का पार्ट मिलेगा, तो क्या होगा? तो सीधी सी बात है, इंफॉर्मेशन होगी भाई, कुछ ना कुछ। अगर यहाँ पर तो हमको सीधा स्पेसीमेन मिल रहा है तो हम डायरेक्ट उसको देखेंगे और आइडेंटिफाई, क्लासिफाई कर लेंगे कि यार ये ऐसा ऐसा है। लेकिन यहाँ पर हमको स्पेसीमेन नहीं मिल रहा, तो क्या होगा? इंफॉर्मेशन मिलेगी, जानकारियाँ होंगी यहाँ पर, उसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई और क्लासीफाई करेंगे। तो इन सबको आगे के लेक्चर में हम लोग अभी पूरा डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट इनसे रिलेटेड है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है। तो जल्दी से हम चलते हैं, अगली स्लाइड में हमारा है
भाई स्पेसीमेन के बारे में बात की है, जैसा कि मैंने बोल दिया कि ऐसे ऐड जिन पर स्पेसीमेन है, ऐसे ऐड जिनमें स्पेसीमेन नहीं है। यहाँ पर ये एक गलती है कि ऐसा नहीं है। की किस में आएगा, की यहाँ आएगा, मतलब यहाँ फिफ्थ है तो ये की कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। क्लियर है। अगली स्लाइड फिर देख लेते हैं, हर्बेरियम। अब हम जो पहला टैक्सोनॉमिकल ऐड है जिसे हमने बोल दिया है हर्बेरियम, उसको ले लेते हैं। तो हर्बेरियम में होता क्या है समझो। देखो हर्बेरियम का सीधा प्रोसीजर समझो पहले। जब तुम्हें प्रोसीजर समझ में आ जाएगा तो सारी सी बात तुम आराम से कर लोगे। इसमें हम क्या करेंगे, हम किसी पर्टिकुलर एरिया को हर्बेरियम हमें बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर एरिया को डिसाइड कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे कि भाई ये एरिया है। उस एरिया में जो एरिया हमने डिसाइड किया है या जिस एरिया का हम हर्बेरियम बना रहे हैं, अरे सपोज दैट तुम साइंटिस्ट बन गए तो अपने अपने गांव का हर्बेरियम बनाओ। मैंने कहा कि हम हर्बेरियम सीट तैयार कहाँ की कर रहे हैं, भोपाल की। ठीक है, तो भाई हमने क्या किया, भोपाल फिक्स कर लिया, लोकेशन हमारी फिक्स हो गई। अब हम इस जगह पर, इस भोपाल में हर सीज़न में विजिट करेंगे। जब जब सीज़न चेंज होगा, भाई सर्दियों में एक बार घूमेंगे, फिर गर्मियों में, फिर बरसात में, फिर इनके बीच वाले सीज़न में। वहाँ पर घूमने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर कितने टाइप की प्लांट स्पीसीज़ हमको मिल रही हैं। हर्बेरियम में मेनली प्लांट स्पीसीज़ की ही बात करेंगे हम। तो कितने सारे प्लांट हैं वो हमको मिल रहे हैं। उन प्लांट का कोई ना कोई पार्ट हम लेके आ जाएंगे। सिंपल सा स्टेम ले सकते हैं, लीव ले सकते हैं, रूट ले सकते हैं, पूरा का पूरा प्लांट ले सकते हैं। अगर छोटा है, मैंने कहा जैसे हर्ब है, तो हर्ब तो भाई सीधा इतना बड़ा तो हर्ब होता ही है, तो उसको लाके सीधा का सीधा सीड पे लगा देंगे। या मैंने कहा ट्री है, तो ट्री का कोई पार्ट या तो फ्लावर ले लेंगे, लीफ ले लेंगे, स्टेम ले लेंगे, लीव ले लेंगे, या सब लेके सबकी अलग अलग सीड बना देंगे। बात समझ में आ गई। तो उस प्लांट को वहाँ से, जो उसकी जगह होगी वहाँ से हम तोड़ लाएंगे। अगर रूट लाना है तो उसको नीचे से निकाल के लाएंगे, फल लाना है तो तोड़ लाएंगे। मतलब उस प्लांट का कोई ना कोई पार्ट या पूरा प्लांट तुम लेके आओगे, और लेके आने के बाद उसको क्या करोगे, ड्राई करोगे, प्रिजर्व करोगे। मतलब उसको, यार सीधी सी बात है, तुम लोगों ने देखा होगा ना, जब अपन कॉलेज लाइफ या स्कूल लाइफ में होते हैं तो कोई तुम्हें गुलाब देता है और उस गुलाब को तुम जाके किताबों में रख देते हो, तो क्या होता है, और वो जब ब्रेकअप हो जाता है उसके बाद देखने को मिलता है तो क्या होता है भाई, वो गुलाब बिल्कुल सूख जाता है और बिल्कुल प्रिजर्व हो जाता है। तो वैसा ही इस प्लांट को बनाना है, जिसको हम भोपाल के डिफरेंट सीजन से तोड़ कर लाए हैं, और तोड़ के लाने के बाद उसको ड्राई कर लिया, प्रिजर्व कर लिया, और प्रिजर्व और ड्राई करने के बाद ये इस तरीके से उसको सीट पे मेंशन कर देंगे। मैं बहुत रफली डायग्राम बना रहा हूँ। और सीट पर मेंशन करने के बाद यहाँ पर इसके बारे में सारी की सारी हम इंफॉर्मेशन लिख देंगे। इस इंफॉर्मेशन में क्या होने वाला है भाई, इस इंफॉर्मेशन में एक तो इस प्लांट के तीनों नाम, एक तो इसका लोकल नेम, एक इसका इंग्लिश नेम, एक इसका बायोलॉजिकल नेम, तीनों नेम लिखेंगे। किस जगह से इसको कलेक्ट किया गया वो लिखेंगे, किसने कलेक्ट किया वो लिखेंगे, और डेट लिख देंगे। और इसके बाद इसको फाइल बना के हम रख देंगे। तो रखने के बाद ये हमारा हर्बेरियम सीट जो है वो तैयार हो गई, और ऐसे बड़ी बड़ी फाइलों में कई सारी हर्बेरियम रखी होंगी। तो ये तो इसको बनाने का तक की बात समझ में आई। अब भाई इसका यूज क्या है, तो इसका यूज यार सीधा सा है कि जैसे ही तुमने भोपाल का हर्बेरियम बना लिया, अब भोपाल से रिलेटेड जितने भी प्लांट हैं वो तुम्हारे पास एक अलमारी में आ गए। अब कोई व्यक्ति, हो सकता है तुम लोग तो चले गए, 50 साल बाद, 100 साल बाद कोई व्यक्ति आया और उसने एक नया प्लांट खोज के लिया, भोपाल में आया और उसने एक नया प्लांट ले लिया और दावा किया कि यार ये मैंने पहली बार देखा, इससे पहले किसी ने इसको नहीं आइडेंटिफाई किया, ना क्लासीफाई किया। तो क्या करेंगे, तो फिर जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, वो हर्बेरियम अपना ओपन करेंगे और दिखा देंगे कि देखो भाई, जो तुम लेके घूम रहे हो ना, ये आज से 50 साल पहले लोगों ने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर दिया था, और ये है। बात समझ में आ गई। तो मतलब एक तो कोई दावा करेगा, उसको हम पता कर सकते हैं कि बाकी ये नई स्पीसीज है या पहले से नॉन स्पीसीज है, पहला। दूसरा, अगर कोई नया प्लांट लेके आया तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो प्लांट अभी आज मान लो कोई नया मिल गया, तो ये जो पहले मिलता था उससे किस तरीके से मैच कर रहा है, इसको इस ग्रुप में रखना है या नहीं रखना है। तो इस तरीके से हम इस हर्बेरियम का एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो बात समझ में आ गई। तो चलते हैं तुम्हारी एनसीईआरटी की तरफ, और ये एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है इसको देखते हैं।
देखो यार, हर्बेरियम का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना भाई। जाएंगे कि एक एरिया को फिक्स कर लेंगे, उस एरिया में डिफरेंट टाइम पे घूमेंगे, वहाँ से प्लांट के पार्ट को लेके आएंगे, प्रिजर्व करेंगे, ड्राई करेंगे, सीड बना बना के रख देंगे। आगे हम कोई आइडेंटिफाई और क्लासिफिकेशन में इसको यूज करेंगे। कोई अगर कहता है कि मैंने कोई नया पौधा ढूंढा है तो हम उसको बता सकते हैं कि भाई ऑलरेडी है, और अगर वो नहीं है तो उसको बता सकते हैं कि यार ये इससे मिलता है तो इसको इस रूप में सेट कर दो। इतनी सी बात समझ में आती है, तो चलते हैं। इट इज़ द हाउस ऑफ प्लांट specimen that are dry, pressed and preserved on the sheet and are arranged according to universally accepting classification। भाई उसको अरेंज कर दिया हमने जो क्लासिफिकेशन यूनिवर्सली है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। हम वही सारी बात लिखी हैं जो भी मैं समझा रहा था आप लोगों को। हर्बेरियम सीट आर लेबल्ड विद द इंफॉर्मेशन अबाउट डेट, भाई उस पर डेट होगी, किस प्लेस से उसको कलेक्शन किया है वो होगा, इंग्लिश नेम होगा, लोकल नेम होगा, बॉटनिकल नेम होगा, फैमिली का नेम होगा। किसकी फैमिली का नेम? जिस प्लांट है उसकी फैमिली का नेम, तुम्हारी फैमिली का नेम नहीं। सोचो कि हमारी फैमिली का नाम इस पर लिखा जा रहा है, तुम्हारी फैमिली का बिल्कुल नहीं लिखा जा रहा है। इस पर उस प्लांट की फैमिली का नेम होगा, साथ में जिसने उसको कलेक्ट किया है वो कलेक्टर नेम में आएगा। यहाँ बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, भाई तुम्हारी गलती नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हो, भी 10th पास आउट करके आए हो, तो कलेक्टर नेम से एक बच्चा मेरे से बोलता है ऑफलाइन क्लास में, सर कलेक्टर नेम वो जो कलेक्टर्स होते हैं जिले के उनका नाम आएगा क्या? अरे भाई उनका नहीं आएगा, तुम्हारा आएगा, जो ये लेके आया है, जिसने इस प्लांट को लेके आया उसका नाम आएगा। और फैमिली नेम में बोले सर हमारी फैमिली, तुम्हारी फैमिली नहीं, इस प्लांट की फैमिली का नाम आएगा। इतनी बात समझ में आती है, तो चलते हैं आगे। क्लियर है? अगर अभी भी कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाना है, बिंदास डाउट लिखना है और फिर उसका एक्सप्लेनेशन मेरे द्वारा दे दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं बॉटनिकल गार्डन की। यार गार्डन तो तुम सब लोग बहुत अच्छे से जानते होगे, तुम्हारे मोहल्ले में भी एक गार्डन है। तो गार्डन क्या है? गार्डन है क्या बेसिकली? यार मोहल्ले में कोई एक ऐसा प्लेस ले लिया हमने और वहाँ पर ढेर सारे पेड़ पौधे, अच्छे अच्छे फूल जिनको देखकर तुम्हें अच्छा लगता है, अच्छी अच्छी खुशबू आती है, वो सब इकट्ठे कर दिए और बढ़िया सी तुम्हारे लिए चेयर डाल दी, तो तुमने बोल दिया ये गार्डन हो गया। और गार्डन में तुम सुबह से यहाँ बैठते हो, तो भाई वही गार्डन है, बस इसका नाम बॉटनिकल गार्डन रख दिया। मतलब एक ऐसा गार्डन हम लोगों ने डेवलप किया जिसका यूज हम आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में कर सकें। गार्डन तो जानते हो ना बेटा सब लोग, वही गार्डन है, बस वहां पर क्या किया हमने, कैसे प्लांट लगाए, उन प्लांट जो हमको अच्छे दिखते हैं, जिनकी खुशबू अच्छी है या जो फूल वूल अच्छे लगते हैं, वो प्लांट लगाए हैं। लेकिन यहाँ पर हम कौन से प्लांट लगाएंगे? जिनका पर्पज होगा आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के लिए यूज करने का। ऐसे प्लांट को लगा के एक बड़ा सा गार्डन हमने बना दिया, उसी को हमने बोल दिया बॉटनिकल गार्डन। तो बॉटनिकल गार्डन में अब क्या होगा? एक तो देखो हर्बेरियम से डिफरेंस करो। हर्बेरियम में क्या हो रहा था? ड्राई था, प्रिजर्व था, सीट पे रख रहे थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ टोटल लिविंग है। जैसे प्लांट होते हैं वैसे ही प्लांट लगा दिए हमने, और वो प्लांट लगाने के बाद उन प्लांटों को हमने एक बड़े एरिया में फैला दिया, सारे प्लांट लेके आ गए। अब कोई भी नया प्लांट लेके आएगा या कोई मिलता जुलता प्लांट लाएगा तो उस बॉटनिकल गार्डन में जाके देखेगा, एक हाथ में उसका प्लांट होगा जो वो लेके आया है घूम घूम के, और दूसरी तरफ एक बॉटनिकल गार्डन होगा, घूम के देखेगा ये किससे मिल रहा है, किससे मिल रहा है। अगर एग्जैक्ट मिल गया तो क्या होगा कि भैया ये इसका तो पहले से ही क्लासिफाइड है, तो ये वही है। अगर एग्जैक्ट नहीं मिला तो चलो भाई ये जो मेरे हाथ में वो किससे मैच कर रहा है, तो वो जिससे मैच कर रहा है उसकी फैमिली में इसको इंसर्ट कर दिया या उसको साइंटिफिकली उसको क्लासिफाइड कर दिया। बात समझ में आ गई? तो ये सारे काम किन के हैं? साइंटिस्टों के लिए यूजफुल हैं जो कि रिसर्च में काम कर रहे हैं। तो बात समझ में आ गई होगी कि बॉटनिकल गार्डन में कुछ नहीं है, ढेर सारे प्लांट हैं, लिविंग फॉर्म में हैं, जैसे होते हैं उस फॉर्म में हैं, और उनका यूज हमने आइडेंटिफिकेशन में कर दिया। कुछ बॉटनिकल गार्डन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इनके पूछ ही लिया जाता है कि ये रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहाँ है। तो ये सारी बातें हम जल्दी से कर लेते हैं, पर पहले देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या कह रही है भाई इसमें भी। दीज आर द स्पेशलाइजेशन हैविंग कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट। ये वर्ड याद रखना, ये किसी और जो टेक्सोनॉमिकल एड में तो मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर लिविंग प्लांट कहीं भी नहीं मिलने वाले, केवल और केवल बॉटनिकल गार्डन पे।
फोर, ये लिविंग प्लांट का कलेक्शन किसके लिए किया गया है भैया, रेफरेंस के लिए और आइडेंटिफिकेशन के लिए। हर प्लांट जो बॉटनिकल गार्डन में होगा उस पर लेबल्ड कर दिया जाएगा उसका बॉटनिकल नेम एंड फैमिली। बॉटनिकल नेम क्यों कर दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत आसान रहेगा साइंटिस्टों के लिए इसको पहचानना, क्योंकि अगर उन्होंने अपना लोकल नेम डाल दिया तो कोई साइंटिस्ट फ्रांस से भोपाल में अगर आया है तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा उस नाम को, या समझ नहीं पाएगा कि ये किसका प्लांट है। लेकिन बॉटनिकल नेम अगर होगा तो वो इजीली इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा और आइडेंटिफाई कर लेगा। तो इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कुछ बॉटनिकल गार्डन के बारे में, जैसे रॉयल बॉटनिकल गार्डन। यार ये तो बिल्कुल याद रख लो, इसमें तो बिल्कुल भी मैं बोल रहा हूँ कि कुछ याद रहे चाहे ना रहे, पर ये जरूर याद रहना चाहिए कि RBG कहाँ है, मतलब क्यू कहाँ है, इंग्लैंड में। रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, इंग्लैंड में। इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है, लखनऊ में। तो ये NVRI है। लेकिन एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है, मतलब इसको देखो, कोई भी चीज़ याद करनी है, लंबे समय तक माइंड में रखनी है, क्योंकि हमें कहाँ जाना है, एग्जाम में। अगर हमारा टारगेट क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन सही करने वाला। तो ये NVRI थोड़ा सा अलग हो रहा है, लेकिन ये तीन ही एग्जाम्पल हैं। तो इनको ऐसे तुम कर सकते हो, RBG, IBG, NBG। मतलब RBG रॉयल बॉटनिकल गार्डन, IBG इंडियन बॉटनिकल गार्डन, NBG नेशनल बॉटनिकल गार्डन। नेशनल बॉटनिकल गार्डन का सही नाम NVRI है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। लेकिन ऐसे याद रखने से क्लियर है, ये कहाँ होगा, RBG कहाँ है, क्यू में। ये कहाँ है, वेस्ट बंगाल, हावड़ा मेनली कोलकाता में है, ठीक है, तो हावड़ा। और ये कहाँ है, लखनऊ में। तो पहले इस फॉर्म में याद करने के बाद एक ट्रिक ये भी याद रख सकते हो, KHL, मतलब RBG, IBG, NVG, KHL। ये मैं एक बता रहा हूँ तुम्हें सिंपल सा कि लॉन्ग टर्म तक चला जाएगा यार। RBG रॉयल बॉटनिकल गार्डन, K फॉर क्यू इंडियन बॉटनिकल गार्डन, H फॉर हावड़ा, NVG नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाला है। और भी मैं अच्छी सी ट्रिक आपको शॉर्ट वीडियो में बना के दे दूंगा 1 मिनट की, जहाँ पर इसको अच्छे से कोरिलेट करेंगे। अभी तो मैंने केवल तुम्हें समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात है कि इस तरीके से कुछ अपने माइंड को यूज करना है, ये नहीं कि ऐसे ही याद करना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हें अपना माइंड लगाना है कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हमारा टैक्सोनॉमिकल ऐड है म्यूजियम। यार ये म्यूजियम सुनते ही फिर तुम्हें सारी चीज़ तुम लोगों को पता है। म्यूजियम तो सुना होगा ना, जब कहीं भी घूमने जाते हो आप लोग, किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस पे अगर आप लोग जाते हो तो वहाँ पर आपको एक म्यूजियम ज़रूर मिलता है, जिसको तुम्हारी भाषा में संग्रहालय या हिंदी में संग्रहालय भी बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि तुम अगर सपोज दैट आगरा घूमने गए तो भाई आगरा में के किले में एक म्यूजियम होगा। उसमें क्या होगा कि उस समय के राजा जैसे जैसे लड़े थे तलवार से, उनके पास जो ढाल थी, बंदूकें थी, उन सबको रख लिया प्रिजर्व करके। ठीक है, अगर तुम कहीं मान लो झांसी में गए तो वहाँ झांसी के युद्ध के टाइम का म्यूजियम है। तो यार ये सब क्या हिस्ट्री वाले म्यूजियम है। लेकिन हम कौन है, हम तो बायोलॉजी वाले हैं ना यार। तो ये तो हमारे किसी काम के हैं नहीं कि तुमने कौन सी बंदूक चलाई, कौन सी तलवार चलाई, ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हम बायोलॉजी वाले हैं, तो हमारे लिए जो काम की चीज़ है वो ये है कि भाई इस एरिया में कौन से लिविंग मिल रहे हैं, कौन से प्लांट मिल रहे हैं, कौन से एनिमल मिल रहे हैं। इन सारे प्लांट एनिमल को हमने वहाँ से उठाया। उठाने के बाद ये ऐसे ही दिखें, चूंकि अब वो डेड हो गए हैं, लेकिन उनको हमने एक फॉर्मेलिन या प्रिजर्वेटिव लिक्विड है उसमें जाके हमने उनको प्रिजर्व कर दिया। वो जैसे कि जैसे दिखें, इसको हमने बोल दिया म्यूजियम। जब तुम लोग डॉक्टर बन जाओगे तो तुम्हारा फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट होगा एनाटॉमी। एनाटॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है म्यूजियम, हर मेडिकल कॉलेज में मिलता है। वहाँ पर क्या करते हैं, पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी प्लस ह्यूमन बॉडी के अलग अलग पार्ट, ब्रेन, लिवर, किडनी, इन सबको फॉर्मेलिन में प्रिजर्वेटिव करके रख दिया जाता है। और जब तुम जाते हो तो फिर तुम्हें डायसेक्शन के द्वारा उनको बताया जाता है कि बेटा लिवर ऐसा है, लंग्स ऐसा है, ये है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम क्लासिफिकेशन वाला म्यूजियम बनाएंगे, बायोलॉजिकल म्यूजियम बनाएंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल को लेके आए और बड़े बड़े जार में उस एनिमल को, डेड एनिमल है, उस डेड एनिमल को लाके उस जार में रख दिया। चूंकि अब वो डेड है, अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए हमने उसमें फॉर्मेलिन डाला और फॉर्मेलिन डाल के हमने उसको प्रिजर्व कर दिया। अब ये म्यूजियम ऐसे तैयार हो गया। अब कोई
भी आएगा इन म्यूजियम में तो वो देख लेगा कि भाई यहाँ पर कौन कौन सी लिविंग स्पीसीज जो है वो मिल रही हैं, या तुमने जो लेके आए हो, तुम जो सर्च करके लाए हो वो इनसे किन से मैच कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये म्यूजियम भी आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में हेल्प करते हैं। तो देख लेते हैं, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल फॉर स्टडी एंड रेफरेंसेस। तो देखो तुम ये जो डायग्राम देख रहे हो ना, इस डायग्राम में यहाँ पर ये बोतल रखी हुई हैं, इन बोतल में प्लांट रखे हुए हैं और हर प्लांट के पास में उसका डिस्क्रिप्शन लगा हुआ है। तो यहाँ से तुम देख सकते हो, जैसे ये देख रहे हो, ये यहाँ पर जो देखो ये क्या है, पूरे एनिमल रखे हुए हैं। इन एनिमल को फॉर्मिनल में ऐसा लग रहा है कि जस्ट पूरा का पूरा लिविंग एनिमल है ये, तो इसको प्रिजर्व कर लिया, डेड है लेकिन प्रिजर्व कर लिया और म्यूजियम बना के रख दिया। तो ये भी हमारे टेक्सोनॉमिकल ऐड में काम आने वाला है। अगला टेक्सोनॉमिकल ऐड है हमारा, चलो थोड़ा सा म्यूजियम के बारे में और आपकी एनसीईआरटी में क्या दिया है। स्पेसिमेन प्रिजर्व्ड इन द प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन इट कंटेनर और जार, मतलब जार में प्रिजर्वेटिव करके इनको रख दिया जाता है। इसमें ड्राइड स्पेसिमेन होता है, किसका, प्लांट का और एनिमल का। इंसेक्ट प्रिजर्व इन द इंसेक्ट बॉक्स, अरे भाई इंसेक्ट को, जो एनिमल है प्लांट है उसको जार में कर दिया और इनको इस इंसेक्ट को जो है वो क्या कर दिया, इंसेक्ट के जो बॉक्सेस हैं उनमें जाके इसको प्रिजर्व कर दिया। ठीक है, अगर जैसे मैंने कहा कि जो बड़े एनिमल है, लार्ज एनिमल है, उनका क्या करते हैं, हमने स्केलेटन को कलेक्ट कर लिया, क्लियर है, और जो इंसेक्ट को रखा उसको भाई क्लिंग करके या तो मार के रख दो या उसको पिन करके रख दो, कैसे भी तरीके से रख दो यार, सीधी सी बात है, हमारा एक ही काम है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हमको प्रिजर्व करना है। क्लियर है ये बात। तो चलते हैं नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल ऐड पे जिसका नाम है जूलॉजिकल पार्क। ऐसा तो कोई बच्चा होगा ही नहीं जिसने इस टेक्सोनॉमिकल ऐड को नहीं देखा होगा। यार जू, आपके शहर में एक जू होता है, उस जू में क्या होता है, एनिमल को उसके जंगल से उठा के वहाँ पर लाके रख दिया जाता है जू में, और वैसा ही हैबिटेट देने की कोशिश की जाती है जैसा कि जंगल में। जैसे तुमने, अगर तुम गए होगे जू घूमने के लिए तो तुमने देखा होगा कि यार जो शेर है उसके लिए अलग से बिल्कुल एकदम जंगल जैसा बना दिया, बड़े बड़े पेड़ों के बीच में उसकी गुफा है। अगर भालू है तो उसको केव में रख दिया है। अगर मैंने कहा कि अगर क्रोकोडाइल है या तो इनको वाटर में रख दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि जिसका जैसा हैबिटेट है उसको वैसा ही हैबिटेट प्रोवाइड किया जू में, और उसको हमने बोल दिया जूलॉजिकल पार्क। इसका भी हम यूज कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन में कि अगर कोई एनिमल आपको मिला और आपको लग रहा है कि यार इसको कैसे क्लासिफाइड करूं, तो जू में जाके देख लो कि ये एनिमल किस एनिमल से मैच कर रहा है। तो जिससे ये मैच कर रहा है तो उसका जो क्लासिफिकेशन है उसी के हिसाब से इसको क्लासिफाइड कर दो साइंटिफिकली। तो कहीं ना कहीं ये जो ऐड है हमारा, ये भी बड़ा काम का है। देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या बोल रही है। दीज आर द प्लेसेस वेयर लाइव वाइल्ड एनिमल आर कीप्ड इन द प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट अंडर द ह्यूमन केयर। भाई वाइल्ड एनिमल को एक प्रोटेक्टेड एरिया में रख दिया जिसमें ह्यूमन उसकी केयर कर रहा है, और ह्यूमन उसको ऐसी ही चीज़ प्रोवाइड कर रहा है जैसी कि उसको अपने हैबिटेट में प्रोवाइड होती थी। इट हेल्प टू लर्न अबाउट देयर फूड एंड बिहेवियर। अच्छा, इसका एक फ़ायदा और है, जू का फ़ायदा क्या है कि भाई तुमने उसको लाके अपने पास रख लिया, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये क्या खाता है क्या नहीं खाता है, इसका बिहेवियर कैसा है, कब गुस्सा करता है, कब रिप्रोडक्शन करता है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उस एनिमल की आपके पास आ जाएगी। तो यहां तक कि जो टेक्सोनॉमिकल ऐड थे जिसमें मैंने अभी तुम लोगों को डिस्क्राइब किया है हार्वेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, इन सब में कहीं ना कहीं मैं स्पेसिमेन ले रहा था। चाहे म्यूजियम और हार्वेरियम में मैंने डेड स्पेसिमेन को लिया था, और बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क में मैंने लिविंग स्पेसिमेन को लिया था। पर स्पेसिमेन था मतलब प्लांट बॉडी थी, एनिमल बॉडी थी जिसको देखकर तुम कर रहे थे। लेकिन अब जो टेक्सोनॉमिकल ऐड आ रहे हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन है या ये कहीं ना कहीं स्टेटमेंट है, इनकी हेल्प से आपको ये करना पड़ेगा। तो ऐसे ही एक टेक्सोनॉमिकल ऐड है जिसका नाम है की का मतलब तो यार जानते होगे, चाबी। हाँ, तो ये लगभग वही वैसी ही की है। एक्चुअली में है क्या, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। भाई मैंने कहा कि तुम्हारी क्लास को मुझे क्लासिफाइड करना है,
तो मैंने कहा एक कोई भी की लगा के, कोई भी एनालिटिकल की लगा के मुझे उसे क्लासिफाइड करना है, तो मैंने क्या किया कि भैया एक हेयर की लगा दी। अब हेयर की में मेरे पास दो ऑप्शन आ गए कि एक तो ब्लैक हेयर होंगे तो यस, ब्लैक हेयर नहीं है तो नो। तो मेरे पास कहने का मतलब ये है कि मुझे तुम्हारी क्लास को क्लासिफाइड करना था हेयर के बेसिस पे। तो हेयर के बेसिस पे मैंने क्लासिफाइड करने का तरीका क्या होता है कि एक तो वो ग्रुप होगा जिसके हेयर ब्लैक होंगे, एक वो ग्रुप होगा जिसके हेयर ब्लैक नहीं होंगे। तो बस यही है कि मैंने जो हेयर की लगाई ना वो क्या है की, और इसके कॉन्ट्रास्टेड कैरेक्टर कौन कौन से, या तो ब्लैक हेयर या नहीं, अदर देन कुछ भी। तो भाई मैं गया, मैंने तुम्हारी क्लास में एंटर किया, एंटर कराने के बाद बोला कि बच्चों हाथ खड़े करो, कितने किसके ब्लैक हेयर हैं। तो तुम लोगों ने मान लो 20 लोगों ने हाथ खड़े कर दिए और 200 बच्चे हैं क्लास में, तो 180 लोगों ने नहीं खड़े किए, तो मैंने की लगाती क्लासिफाइड कर दिया ना भाई। 20 बच्चे हैं जिनके ब्लैक हेयर हैं, 20 बच्चे हैं जिनके ब्लैक हेयर नहीं है। अब वो कैसे भी हो सकते हैं, वाइट हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ब्लैक नहीं है। तो भाई समझ में आ गई ना ये बात। तो ऐसे करके इस की का यूज करके हम क्लासिफाइड कर लेंगे। तो अब जो हेयर है वो क्या है, वो कपलेट है भाई। कपलेट ऐसा स्टेटमेंट जिसके दो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर होंगे उसको हमने बोल देते हैं कपलेट। और वो जो ईच स्टेटमेंट है कि 20 बॉयज या 20 स्टूडेंट बिलोंग टू ब्लैक एयर क्लास, तो भाई जो स्टेटमेंट है ये है लीड। बात समझ में आ गई। तो की को मैंने बहुत सिंपली आपको समझाया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो और इसको इलोबरेट कर दिया जाएगा। कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर ये समझ में नहीं आया। तो जल्दी से देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या बोल रही है। इट इज़ द एनालिटिकल मेथड। भाई ये कुछ चीज़ों का विश्लेषण करने वाला मेथड है, एनालिटिकल मेथड है। किस चीज़ का एनालिटिकल मेथड है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। मतलब कोई एनिमल है उसको क्लासीफाई कर दिया कि क्या सिमिलर है क्या सिमिलर नहीं है। जैसे मैंने बोला कि ब्लैक एयर है ब्लैक एयर नहीं है, तो सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटीज के बेसिस पे अगर मैंने इसको आइडेंटिफाई कर दिया तो वो क्या हो गया कि इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन द पेयर कॉल्ड कपलेट। अभी मैंने बोला कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर अगर है तो उसको हमने क्या बोल दिया, कपलेट। ईच कपलेट हैज द टू अपोजिट ऑप्शन ऑफ दिस। जैसे मैंने कहा कि कपलेट क्या ले लिया, हेयर। अब हेयर में दो ऑप्शन है, या तो ब्लैक हेयर होंगे या नहीं होंगे। अगर ब्लैक हेयर है तब भी एक लीड है और ब्लैक हेयर नहीं है तो वो भी एक लीड है। ओनली रिलीवेंट ऑप्शन इज एक्सेप्टेड एंड अदर इज द रिजेक्टेड। अरे भाई जो मैंने कहा ब्लैक एयर अगर मैंने लगाया है, अगर वो है तो एक्सेप्टेड है, अगर नहीं है तो रिजेक्टेड है। तो यहाँ से जो भी स्टेटमेंट आया वो लीड कहलाया। सिंपल सी भाषा में समझो कि कपलेट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं और उससे जो भी हमने बोला वो सब क्या है, लीड है। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से अब हम आगे की बात करते हैं। की के बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो है, तो अब फिर देखते हैं फ्लोरा। तो भैया नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल ऐड जो है वो क्या है, फ्लोरा। फ्लोरा में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया के, मतलब समझ रहे हो, किसी पर्टिकुलर एरिया के, मैंने इसको ऐसे DHS, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया की प्लांट स्पीसीज के बारे में कोई एक बुक है उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है। क्या इन्फॉर्मेशन है? किसी एरिया की प्लांट स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा, उसका हैबिटेट बताएगा और उसका सीजनल चेंज बताएगा। अगर ये तीनों चीज़ें उस बुक में हैं किसी पर्टिकुलर एरिया की प्लांट स्पीसीज की, तो उस बुक को बोल दिया फ्लोरा। भाई कुछ नहीं करना है, हमने क्या करना है कि हमको पता चल गया कि मुझे भोपाल का फ्लोरा बनाना है, तो मैंने क्या किया, भोपाल की सारी प्लांट स्पीसीज़ को देखा और उन प्लांट स्पीसीज़ के बारे में कि ये प्लांट स्पीसीज़ जो है वो कहाँ कहाँ मिलती है, मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, हैबिटेट मतलब ये किस किस हैबिटेट में और मिल सकती है, और इसके सीजनल चेंज, जैसे ही सर्दी गर्मी मौसम बरसात आता है तो इसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है, ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक बुक में कलेक्ट कर ली और उस बुक का नाम दे दिया मैंने फ्लोरा। तो क्लियर है। तो फ्लोरा क्या होगा, स्पेसिफिक होगा, जैसे ये पेन हिमालय का फ्लोरा है। क्लियर है। तो द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीसीज ऑफ गिवन एरिया। तो किसी गिवन एरिया की प्लांट स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन, उसका हैबिटेट और उसके सीजनल चेंजेस के बारे में जो बताती है बुक, उसको हमने बोल दिया फ्लोरा। अब एक और बुक का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं मैनुअल। भाई अब देखो फ्लोरा तो समझ में आ गया ना, फ्लोरा का यूज समझ लो। चलो अभी तक का तो यूज समझ में आ गया सबको, फ्लोरा का यूज समझ लो। मैंने कहा कि तुम्हारा फ्लोरा ऑफ चाइना, एक बुक है जिसको बोल दिया मैंने फ्लोरा ऑफ चाइना, मतलब
चाइना में मिलने वाली सारी प्लांट स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें लिखा हुआ है। और मैंने वहाँ पर चाइना में जाके कोई एक नई प्लांट स्पीसीज ले ली, मिल गई, मैंने उसको देखा, यार ये तो मुझे लग रहा है कि मैंने आज तक नहीं देखी, ये तो नहीं है। तो भाई इसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? उस फ्लोरा से। अगर उसमें होगी तो ये ऑलरेडी वेल डिफाइन है, नहीं होगी तो ये न्यू स्पीसीज में काउंट कर ली जाएगी उस चाइना के लिए। तो बात समझ में आ गई ना? तो उस बुक में इंफॉर्मेशन है तो हम जाके देख लेंगे। यार सीधी सी बात है, कोई भी नया वर्ड तुम समझती हो, तुम्हें कोई नया वर्ड आज तक तुमने नहीं सुना, तुम्हें कोई नया वर्ड आता है तो जैसे ही नया वर्ड आता है तो जाके कहाँ देखते हो? डिक्शनरी में, कि यार इसका मीनिंग क्या होता है। तो ऐसा ही है फ्लोरा। अगर कोई प्लांट की स्पीसीज आई, स्पेशली प्लांट के लिए बनती है केवल, ये बात याद रखना, प्लांट की कोई भी स्पीसीज आई तो उसके बारे में पूरा हमने देखना है कि भैया ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, हैबिटेट कैसा है, सीजनेबल चेंजेस क्या है। तो जाके हमने फ्लोरा में देख लिया। अब एक और बुक है जिसका नाम है मैनुअल। अब मैनुअल में क्या करने वाले हैं? तो मैनुअल में कुछ नहीं है, इसमें क्या करेंगे हम, किसी भी पर्टिकुलर एरिया की, कोई एक एरिया है जिसका मैंने मैनुअल बनाया, तुमने कहा कि सब मैनुअल ऑफ दिल्ली बनाओ, तो उस दिल्ली में जितनी भी स्पीसीज हैं उनका अकरेंस कहाँ कहाँ है और उनका आइडेंटिफिकेशन, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी उस बुक में, जिसको बोल दिया मैंने मैनुअल। तो देखो मैनुअल में क्या करेंगे, एक रिकॉर्ड है, इसके अंदर द रिकॉर्ड दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन द एरिया। किसी एरिया के पाई जाने वाली स्पीसीज की आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, उसका अकरेंस कहाँ मिलता है, इन सब की इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है, जिसको हमने बोल दिया है मैनुअल। बात समझ में आ गई? अब तुम दिल्ली में जाओगे, कोई भी नई स्पीसीज तुम्हें मिल गई या तुमने भी आज तक नहीं देखी वो स्पीसीज मिल गई, जाके मैनुअल से डिस्क्राइब कर लो कि भाई क्या है, कैसी है। क्लियर है ये बात? देन मोनोग्राफ। मोनोग्राफ में क्या होगा, किसी एक टैक्सॉन के बारे में डिटेल। अभी तक दोनों में देखो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, की में क्या था, एक एनालिटिकल मेथड था, एक हम कोई भी कपलेट लेते थे, उससे जो रिजेक्टेड या सिलेक्टेड जो भी होता था वो लीड होती थी, सिलेक्टेड है तब भी लीड है, जो भी कमेंट, जो भी हमने कमेंट किया है वो सब लीड है। तो एक एनालिटिकल मेथड था बिल्कुल अलग। जब हम फ्लोरा में आए तो हमने क्या किया कि एक बुक बना दी, उस बुक में सब कुछ रखा कि भाई इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, हैबिट कौन सा है और इसका सीजनल चेंज क्या है, किसी एरिया के मिलने वाले सारे प्लांट की इन्फॉर्मेशन उस बुक में दी, तो फ्लोरा बोले। मैनुअल में हमने क्या किया कि सारी स्पीसीज़ के बारे में बात की कि किसी के एरिया में जो स्पीसीज़ मिल रही है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसको हमने मैनुअल बोल दिया। अब जो है वो मोनोग्राफ है। तो मोनोग्राफ में अब एरिया की ज़रूरत नहीं है। अभी हम क्या कर रहे थे कि पर्टिकुलर एरिया में ही बात कर रहे थे, अब हम एरिया में बात नहीं करेंगे। किसी भी एक टैक्सॉन का डिटेल डिस्क्रिप्शन अगर जिस बुक में है तो वो मोनोग्राफ है। एक टैक्सॉन उठा लिया, क्लास उठा लिया किसी भी स्पीसीज का, किसी भी जगह का या किसी भी स्पीसीज का, तो भाई स्पीसीज की अलग इन्फॉर्मेशन दे दी, फैमिली की अलग, टेक क्लास की अलग, मतलब कोई भी एक टैक्सा लिया और उसको डिटेल डिस्क्राइब कर दिया, इसको हम बोलते हैं मैनुअल। तो देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है, द रिकॉर्ड दैट कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन। किसी एक टैक्सॉन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देगा, चाहे वो टैक्सॉन फैमिली हो सकता है, क्लास हो सकता है, स्पीसीज लेवल पे हो सकता है, एक टैक्सॉन की बात कर रहा है, जिसको हमने बोल दिया मोनोग्राफ। क्लियर है? देन कैटालॉग। यार कैटालॉग तो कौन नहीं जानता भाई, सीधी सी बात है, ये तो हर जगह होता है। कैटालॉग मतलब तुम किसी भी शोरूम में जा रहे हो, शोरूम वाला सबसे पहले क्या करता है, कपड़े दिखाने से पहले क्या कहता है, भैया देख लो इस मेरी दुकान में इतना जो है वो सब कैटालॉग में, मतलब मेरे पास जितना सामान है वो कहाँ है, कैटालॉग में। तो ये कैटालॉग तो एक ऐसी जगह है जिसकी हर जगह ज़रूरत पड़ती है। मैं कहूँ कि तुम किसी बॉटनिकल गार्डन में जाओगे तो वहाँ भी कैटालॉग हो सकता है कि भाई जाके कैटालॉग बुक देख ली, उसमें बता देगा इस बॉटनिकल गार्डन में क्या क्या है। तुमने कहा भोपाल का कैटालॉग बना लिया, तो भोपाल में क्या क्या है उसको अल्फ़ाबेटिकल, ए से जितनी स्पीसीज़ के नाम भोपाल में मिलती हैं वो लिख दिए, बी से जितनी स्पीसीज़ के नाम भोपाल में मिलते हैं वो लिख दिए। तो अल्फ़ाबेटिकल के फॉर्म में एक बुक में केवल नेम देके उसको बता दिया कि यार ये है, ऐसा है, तो उसको बोलते हैं कैटालॉग। मतलब सीधी सी बात है कि किसी भी चीज़ को अगर हमने अल्फ़ाबेटिकल के फॉर्म में जमा दिया और छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन उसकी है, उसको बोल दिया कैटालॉग। इट इज़ द अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट ऑफ स्पीसीज़। अगर मैंने कह दिया, अब तुम समझ लो, मैंने कह दिया कि रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू था, तो क्यू का कैटालॉग है, तो भाई सीधी सी बात है क्यू में जितनी भी स्पीसीज है उनकी लिस्ट लगी होगी कि M4 मेंजिफेरा इंडिका है, सोलेनम ट्यूबरसम है, तो ये सारी लिस्ट ऐसे करके आपको मिल जाएगा वो कैटालॉग में। तो आई होप आपको ये टैक्सोनॉमिकल ऐड अच्छे से समझ में आए होंगे, इनका यूज करना तुम लोगों को समझ में आया होगा। अभी भी कोई डाउट अगर इससे बचा है, देखो मैं बोल रहा हूँ बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे लिविंग बर्ड में
चैप्टर में काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टैक्सोनॉमिकल ऐड। थोड़ा सा भी अगर डाउट है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाना है और कमेंट करना है, फिर से आपको वीडियो बना दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप 6 से लेकर 12th किसी भी क्लास में हैं और आपको कोई भी चैप्टर का वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखें। स्टेप अप एकेडमी पे वो सारे वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो नीट हो, आईआईटी हो, जेईई हो, क्लैट हो, सीयूटी हो, टॉप फैकल्टी से आपको यहाँ पर सारे सिलेबस के वीडियो मिलने वाले हैं। तो जल्दी से इस चैनल पर बने रहना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। थैंक यू वेरी मच।